Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel. So you are on the third lecture of India's 16, that is property, plant and equipment. And लास्ट दो लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट दो लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखा था, देन इनिशियल रिकग्निशन का चारों केसेस हमने देखा था अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने लास्ट दो लेक्चर में देखा था, और अलॉन्ग विद दैट थोड़े एग्जांपल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ असेट्स, एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस है ऑफ एक्सचेंज ऑफ असेट एंड डेफर्ड क्रेडिट का वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई एम सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सीइंग द लेक्चर बट नॉट सब्सक्राइबिंग। मतलब 80% ऑफ द पीपल आर सीइंग द लेक्चर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, फिर देख लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चालू किया था। तो स्टार्ट किया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। स्पेसिफिक क्राइटेरिया देखा था हमने कि पीपीई में क्लासिफाई होने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया लगना चाहिए। तो फिर सबसे पहले क्या था कि टेंजिबल आइटम्स होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड, मतलब देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, तब जाके मैं पीपी इंडिया 16 में क्लासिफाई कर सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या था? हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। हेल्ड फॉर यूज कहाँ पे होना चाहिए? या तो प्रोडक्शन, या तो सेलिंग डिपार्टमेंट, या तो मेरा फैक्ट्री में हो सकता है, या फिर मेरा शोरूम में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। राइट, ये हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए, या फिर वो रेंटल में चढ़ाया होना चाहिए, या फिर वो रेंटल में चढ़ाया होना चाहिए। अब रेंटल इन द सेंस क्या है? रेंटल का बाइफर्केशन दिया है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग होगा तो इंडिया 40 में जाएगा। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग होगा, यानी लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के जो भी एसेट मैंने रेंटल में चढ़ाया है उसको पीपी दैट इज इंडिया 16 में क्लासिफाई कर सकता हूँ। और इन दोनों का जो रेंटल है, इन दोनों का जो रेंटल है, वो रेंटल मैं किस में अकाउंट फॉर करूंगा? इंडिया 116 में अकाउंट फॉर करूंगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। जो भी लीज रेंटल है या फिर रेंटल से, वो किस में अपन अकाउंट फॉर करेंगे? इन 116। ठीक है, देन दी इकोनॉमिक लाइफ शुड बी मोर देन 1 ईयर। राइट, इकोनॉमिक लाइफ जो भी पीपीई का असेट असेट का इकोनॉमिक लाइफ है वो 1 ईयर होना चाहिए, 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। अगर 1 ईयर से कम है तो फिर क्या करेंगे? 1 ईयर से कम है तो फिर उसको पीएनएल में राइट ऑफ कर देंगे। ये देखा था। ये सारे जो चीजें हम बोल रहा हूँ कि ये डिटेल में हमने समझे है लास्ट दो लेक्चर में, वो जाके यूट्यूब में देख लेना मेरे चैनल में। ठीक, देन कॉस्ट। कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजर्ड, यानी कॉस्ट पता होना चाहिए एंटिटी को, और जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो पर्टिकुलर पीपीई का, वो किसको होना चाहिए? पर्टिकुलर एंटिटी को होना चाहिए। जो भी एंटिटी उसको पीपीई को इंस्टॉल किया है उसको ही जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उसको फ्लो होना चाहिए। राइट, ये दिखा था। देन उसके बाद पोल्यूशन एंड फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, ये भी पीपीई के अंडर आता है स्पेसिफिकली। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है ऑलरेडी। सिंगल एसेट है विद इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, एक सिंगल छोटा सा एसेट है और ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो फिर उसको हम क्या करते हैं? पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं। बट सिंगल एसेट, एक कोई एसेट है विच कैन बी क्लब्ड, विच इज ऑफ अ सिमिलर नेचर, मतलब क्या? कोई भी मोल्ड से, डाई से, इसको क्या कर सकता हूँ? क्लब कर सकता हूँ, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर बैलेंस शीट में बता सकता हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर बैलेंस शीट के हेड में बताएंगे, लेकिन एक सिंगल इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है जिसको क्लब नहीं कर सकता हूँ, जिसका नेचर डिफरेंट है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? इसको इसको राइट ऑफ करेंगे पीएनएल में। क्या करेंगे? इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, इट शैल बी रिटन ऑफ टू पीएनएल। और सिग्निफिकेंट वैल्यू है तो फिर उसको क्या करेंगे? हम सिंगल हेड में बता देंगे। ठीक है, देन आगे बढ़े थे हमने। आगे क्या किया था? आउट ऑफ स्कोप था। आउट ऑफ स्कोप क्या था? 105 हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, 105 हेल्ड फॉर सेल इन द सेंस क्या? मैंने बिजनेस में एसेट यूज किया, पीपीई को जो है ना वो यूज किया। यूज करने के बाद मुझे लग रहा है अभी इसको सेल ऑफ करना चाहिए, और सेल ऑफ करने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। 105 में वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, 105 में उसको स्पेसिफिकली करेंगे। तो फिर वहां पे वो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई कर लिया तो फिर इंड एस 16 नहीं लगेगा, उसके बाद से जो है ना 105 लगेगा। ठीक है, देन जो भी मिनरल और नेचुरल गैसेस एक्सट्रैक्ट करने यूज कर रहे कोई भी पीपी, तो फिर उस केस में 106 स्पेसिफिक इंडेक्स है। और एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर क्या लगेगा? इंडेक्स 41। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चर इंडेक्स 41 आ गया। तो फिर एक और चीज होता है बेरर प्लांट। अब बेरर प्लांट क्या है? बेरर प्लांट इज समथिंग जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, और ये जो ना रिकरिंग अपने को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता है। क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता है। और ये पर्टिकुलर जो बेरर प्लांट है वो वुड और लंबर के लिए यूज नहीं होना चाहिए। किसके लिए यूज नहीं होना चाहिए? वुड एंड लंबर। अगर वुड एंड लंबर यूज कर रहा हो तो फिर एग्रीकल्चर, ये वाला जो है ना इंडेक्स, इंडेक्स 41 अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी देखा था, एप्पल ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज। ये सारे जो एग्जांपल्स है कि ये बेरर प्लांट है और ये बेरर प्लांट के ऊपर स्पेसिफिक इंडिया 16 अप्लीकेबल होगा। सिंपल। देन कम्स इनिशियल रिकग्निशन। इनिशियल रिकग्निशन का सबसे पहला केस था कैश वाला। कैश वाला देखा था हमने, परचेज बाय कैश, जिसमें क्या कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे? एक परचेज प्राइस विच वी एक्चुअली पे टू द सप्लायर, जो भी वेंडर है। देन रिलेटेड एक्सपेंसेस आता है। देन प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। राइट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग ऑलरेडी समझाओ, क्या समझाया हो क्या है? कि इन केस समझो मेरा इन फ्यूचर कोई भी डिसमेंटल करना है कोई भी पीपीई के लिए, या जो भी प्लेस है उसको रिस्टोर करने हमें कोई एक्सपेंडिचर इनकर करना है, अभी तक किया नहीं है, करना है इन फ्यूचर, उसको हम डिस्काउंट करते हैं टू द करंट डेट। आज के दिन में उसका वैल्यू क्या होगा इन फ्यूचर का? टाइम वैल्यू ऑफ फैक्टर आता है ना ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द एसेट, तो उसको डिस्काउंट करते हैं करंट पीवी में। आज के डेट में कितना है वो जो अमाउंट है वो हम पीपी के कॉस्ट में ऐड करते हैं। राइट, ये सारे एक्सपेंसेस था, परचेज प्राइस, उसके आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। फिर उसके बाद ये सारे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन चार्जेस, ये सारे हमने देखे ऑलरेडी। ठीक है, देन कम्स डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड डीकमीशनिंग कॉस्ट या रिमूवल कॉस्ट। इसको हम क्या करेंगे? पीवी में लेके आएंगे। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट में removal which is expected to be incurred at the end of the useful life. ठीक है, this was something we have studied for purchase
परचेज बाय कैश। अगर इनकेस ये नोट्स नहीं है आपके पास तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। ओके। देन कम्स, अगर कोई भी एंटिटी ने डिस्काउंट रिसीव किया, डिस्काउंट इन द सेंस सर दो डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर वन इज कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज समथिंग विच वी नेगोशिएट एंड वी गेट इनिशियली। इनिशियली हमें मिल जाता है कि, पर समझो फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का कोई भी चीज है, उसको 8 रुपीज में मिलना है, ये जो डिफरेंस है 2 रुपीज, ये ट्रेड डिस्काउंट है। इसको कभी भी हम क्या करते हैं, पीपी में इंक्लूड करेंगे, पीपी को कैपिटलाइज कर देंगे, यानी नेट अमाउंट दिखा देंगे। बट कैश डिस्काउंट इज समथिंग, हम परचेस करने के बाद जो भी अमाउंट है वो जल्दी पे करने मिलता है, बराबर ना? फॉर दी प्रॉम्प्ट पेमेंट हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, तो कैश डिस्काउंट हम पीएनएल में राइट ऑफ कर देंगे। देन कम्स एक सैंपल यूनिट का केस देखा था। सैंपल यूनिट क्या है सर? समझो कोई भी एसेट है, मुझे पीपी लेना है, और पीपी लेने से पहले मैं ट्रायल रन करता हूँ, राइट? पीपी लेने से पहले मैं ट्रायल रन करता हूँ, और ट्रायल रन के केस में क्या होगा, मुझे कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, मुझे यूनिट्स कुछ प्रोड्यूस हो गए, और वो प्रोड्यूस्ड यूनिट जो है उसको सेल आउट कर दूंगा, सेल आउट कर दूंगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? साइलेंट सैंपल यूनिट्स। इनिशियली ट्रायल रन में जो आया, ट्रायल रन में जो हम प्रोड्यूस निकला, उसको बोलते हैं सैंपल यूनिट्स। अब सैंपल यूनिट्स के लिए कॉस्ट भी इनकर किया होगा एंड रेवेन्यू भी आया होगा, ठीक है? तो फिर कॉस्ट और रेवेन्यू, इन दोनों को लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट है उसको कैपिटलाइज करेंगे पीपी में, ठीक है? देन डिसमेंटलिंग कॉस्ट का ये देखा था। ओके। देन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हम इंक्लूड नहीं करते हैं? एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, राइट? देन इनॉग्रेशन सेरेमनी एक्सपेंसेस। देन कम्स कौन से? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये सारी चीजें जो है ना इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसका लॉजिक भी बताया था मैंने कि स्टाफ ट्रेनिंग क्यों इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो एम्प्लॉइज है ना वो स्टेबल नहीं होते। सो फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैंने स्टाफ को ट्रेन किया, अब वो फिक्स नहीं कि वो पर्टिकुलर स्टाफ वही प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे, वो स्विच भी ले सकते हैं ना, वो बेटर अपॉर्चुनिटी मिला तो स्विच भी ले सकते हैं। इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पीपी और प्रोजेक्ट, तो फिर उसके इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते। देन ऑपरेटिंग लॉस, ये तो इंक्लूड करेंगे इन्हें ये पीएनएल में जाएगा। ये सारे जो एक्सपेंसेस अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन में देखा तो फिर ये कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में। देन सेल्फ कंस्ट्रक्शन देखा था। सेल्फ कंस्ट्रक्शन में सिंपल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, बोरिंग कॉस्ट कब आएगा? जब लोन लेंगे, लोन के ऊपर जो है ना इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगने के बाद अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, क्या है क्वालिफाइंग एसेट, तब जाके क्या होगा, तब जाके अपन जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बोरिंग कॉस्ट उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है? देन सिमिलरली हम जैसे इंडिया 40 में पढ़ा था, एबनॉर्मल वेस्टेज जो भी है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एबनॉर्मल लॉस जो है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वी शुड राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस टू पीएनएल, ठीक है? देन कम्स दी, अगर कोई भी दो एंटिटी है, इंटर डिवीजन एंटिटी है, और इंटर डिवीजन एंटिटी क्या कर रहा है, एक दूसरे में गुड्स ट्रांसफर कर रहा है। समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है और बी है, ए बी को ट्रांसफर कर रहा है, क्या गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, कोई भी चीज के लिए हो सकता है। अब यहाँ पे ए जो है ना ये कर रहा है बेस्ड ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस के बेसिस में कर रहा है। जब इनवॉइस प्राइस के बेसिस में कर रहा है तो फिर यहाँ पे इनवॉइस प्राइस में कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, देन प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। तो फिर यहाँ पे हम क्यों कौन से इंक्लूड करें, हम कौन से कॉस्ट जो है ना वो पीपी में इंक्लूड करेंगे, कॉस्ट प्रॉफिट को नहीं इंक्लूड करेंगे, प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है? सिंपल। देन डेफर्ड क्रेडिट का भी देखा था इंडिया 40 में सिमिलरली। क्या डेफर्ड क्रेडिट? आज हम परचेस करेंगे, इन फ्यूचर हम पेमेंट करेंगे। हम्म आज हम परचेस करेंगे, इन फ्यूचर हम पेमेंट करेंगे, उसका एक क्वेश्चन देखेंगे आज। एक्सचेंज ऑफ एसेट का भी सेम, कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, देन उस केस में हम जो भी तीन केसेस है उसके हिसाब से करेंगे, इसका एग्जांपल्स करेंगे अब, इसका एग्जांपल्स करेंगे सॉल्व। देन उसके बाद कमर्शियल सब्सटेंस नहीं एग्जिस्ट करता है तो फिर डब्ल्यूडीवी के बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है? यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर में देखे थे, कुछ डाउट है इसमें? नो सर, क्लियर है। चलो हम थोड़े जो एक्सचेंज ऑफ एसेट है ना उसके बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हाँ। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी ग्रुप में भेज देता हूँ मैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ई लिमिटेड,
having carrying amount of rupees 10 lakh and fair value is rupees 15 lakh wants to exchange with with land of B whose carrying amount is something around 12 lakh. इसका carrying amount तो fair value is 18 lakh. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, एग्जांपल में क्या है कि एक ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड को क्या करना है, एक्सचेंज करना है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, जिसका कैरिंग अमाउंट है 10 lakhs एंड फेयर वैल्यू उसका 15 lakhs है। तो ए लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट है 10 lakhs एंड फेयर वैल्यू है 15 lakhs, उसको एक्सचेंज करना है लैंड एंड बिल्डिंग से। अब लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये समझो यहाँ पे डिफरेंट विसिनिटी में है। यानी दूर दूर है, सेम लोकेलिटी में होता है तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस लैग होता है डिफरेंट। कुल लैंड ऑफ बी एंड जिसका फेयर वैल्यू जो है ना, फेयर वैल्यू इज 18 लाख। इसका सोल्यूशन बता सकते हो? यहाँ पे मुझे गिवन और टेकन अप है। गिवन अप क्या है, ए लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना ये गिवन अप एसेट है, बराबर, एंड बी लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, ये टेकन अप। इसका फेयर वैल्यू मुझे पता है इज रुपीज 15 lakhs। इसमें ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे? 3 लाख का कैश भी पे किया, ठीक है। तो ए लिमिटेड क्या किया, गिवन अप एसेट 15 lakhs का है फेयर वैल्यू, और 3 लाख कैश भी ऐड कर दिया, मतलब 3 लाख कैश भी पे कर रहा है, और इसका जो है ना फेयर वैल्यू इज 18 lakhs। अब बताओ यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, बताओ। कमर्शियल सब्सटेंस इन द सेंस क्या है कि एक्सचेंज्ड असेट का फेयर वैल्यू जो है ना, फेयर वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बराबर। एक्सचेंज असेट का फेयर वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. हाँ, तो ए का जो है 15 lakhs है एंड बी का जो है 18 lakhs है, तो फिर यहाँ पे क्या है कि दोनों का कैश फ्लो इज डिफरेंट, राइट। जब कैश फ्लो डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। सिंपली कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट। जब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा, अब बताओ यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ किसका देना दिया है, मतलब फेयर वैल्यू दोनों का दिया है, ए का भी दिया है, गिवन अप का भी दिया है, टेकन अप का भी दिया है, बराबर। दोनों का दिया है, जब दोनों का दिया है तो फिर हम क्या करते हैं, किसके बेसिस पे अकाउंटिंग फॉर करते हैं, किसके बेसिस में करते हैं, बताओ बताओ। Given up. गिवन अप के बेसिस में करते हैं। अब गिवन अप जो है ना, 15 lakhs जो है ना उसका फेयर वैल्यू है, और 3 lakhs एडिशनली पे कर रहा है, बराबर। 15 lakhs दे रहा है इज अ फेयर वैल्यू, और 3 लाख जो है ना वो कैश दे रहा है। तो अब कैश दे रहा है, इसका एंट्री क्या होगा देखेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको बिजनेस में आ रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। कितना है, 15 lakhs का फेयर वैल्यू प्लस 3 million, सॉरी 3 million बोलो, 3 lakhs। 3 lakhs का कैश दे रहा है, टोटल 18 lakhs हुआ। टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट कितना है, बताओ। 10 lakhs से बराबर, यस नो। Yes, sir. टू, अच्छा, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट है 10 lakhs। जो भी डिफरेंस है वो कहाँ पे जाएगा, बताओ। जो भी डिफरेंस है कहाँ पे जाएगा, टू कैश अकाउंट। कैश भी पे कर रहा है 3 lakhs का। Yes. जो भी डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस Possible. कितना है, 5 lakhs का। ये तो हुआ गिवन अप केस का। टेकन अप इज
एविडेंट। चलो देन देखते हैं सेम। फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप, अभी फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप किसका है ना, बी का। बी का 18 lakhs is evident but fair value of given up। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रही है क्वेश्चन में, सिंपल, पूरा जो डेटा है वो सेम है ऊपर के क्वेश्चन के हिसाब से जैसा ही। बट यहाँ पे क्या है ना, मुझे 15 lakhs 18 lakhs जो है ना ये पता है मुझे, बट 15 lakhs जो है उसको पता नहीं है। जब 15 lakhs पता नहीं होगा गिवन अप का, तो फिर कौन सी बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे अपन। गिवन अप का पता नहीं है मुझे, तो किस बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे बताओ। ठीक है ना। टेकन अप, राइट। द अकाउंटिंग वुड बी बेस्ड ऑन टेकन अप फेयर वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, मुझे कैरिंग अमाउंट पता है यहाँ पे 10 lakhs है। ठीक है, और ये भी पता है मुझे 3 lakhs दे रहा है। बस सिंपल एंट्री कर दो, सेम एंट्री होगा क्या, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखो 15+3 नहीं आएगा, 15+3 जो कर रहे थे ना हम, वो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे गिवन अप का पता ही नहीं ना सर, मुझे गिवन अप का पता ही नहीं। तो फिर उस केस में कौन से इसके बेसिस में, 18 million, सॉरी 18 lakhs है ना, 18 lakhs जो गिवन अप का फेयर टेकन अप का फेयर वैल्यू है, टेकन अप का फेयर वैल्यू 18 ही है, आ जाएगा डायरेक्टली। देन कम्स टू कैश 3 लाख, 3 lakhs टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 10 lakhs, जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, 5 lakhs का। बराबर है, एक एंट्री बताओ। हेलो, यस सर। बराबर है। यहाँ पे हम कैसे कर रहे थे, 15+3 lakhs कर रहे थे ना ऊपर, क्यों कर रहे थे। यहाँ पे जो है ना 15 lakhs जो है वो गिवन अप का फेयर वैल्यू था, राइट। अब गिवन अप का फेयर वैल्यू पता नहीं मुझे, टेकन अप का पता है, कौन सा था टेकन अप का, 18 lakhs था। तो फिर यहाँ पे जो 18 की जगह में 15 की जगह में 18 lakhs आएगा, +3 lakhs। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। गिवन अप टेकन अप के फेयर वैल्यू में करना इन द सेंस, जो भी टेकन अप का फेयर वैल्यू है और एडिशनली जो भी पे कर रहा हूँ, जो भी एडिशनली पे कर रहा हूँ उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, अब बताओ ओके। एंट्री क्या होगा। समझ रहा है, लॉजिक समझ रहा है क्या तुमको। अगर इन केस गिवन अप का दिया है तो गिवन अप के बेसिस में करूंगा, अगर इन केस टेकन अप का दिया है और गिवन अप का दिया है तो फिर गिवन अप के बेसिस में ही करूंगा, लेकिन गिवन अप का नहीं दिया है तो फिर टेकन अप का फेयर वैल्यू देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम, टेकन अप का फेयर वैल्यू प्लस कैश, जो भी कैश एडिशनली पे करेंगे, सिंपल। यस। सर पर प्लस लेकिन कैश कैसे कंसिडर करेंगे, वो तो गिवन अप के फेयर वैल्यू लेते समय हम कैश ले लेते ना, क्योंकि गिवन अप का टोटल अमाउंट 15+3 था। हाँ बट टेकन अप में तो उन्होंने फेयर वैल्यू दिया है ना 18, तो फिर 3 लाख कैसे कंसिडर कर सकते हैं हाँ, कैश का। तो वही बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे दिया है 18 lakhs, बट मुझे पता नहीं ना कि 18 lakhs ही एग्जैक्ट अमाउंट है। यहाँ पे एडिशनली 3 lakhs भी दे रहा हूँ ना मैं। जब भी होता है, जब भी क्वेश्चन में एक्सचेंज ऑफ एसेट आता है, तो फिर यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या है कि जो भी फेयर वैल्यू है, अब फेयर वैल्यू किसका हो सकता है, ये गिवन अप का हो सकता है, टेकन अप का हो सकता है। फेयर वैल्यू इज फेयर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को पता था कि 15 lakhs हम दे रहे हैं +3 lakhs हम कैश दे रहे हैं, 15 lakhs का फेयर वैल्यू है, 3 lakhs का कैश है, तो तब जाके 18 lakhs बन रहा है। तो फिर ये तो नॉर्मली गिवन अप का केस था, लेकिन टेकन अप के केस में क्या था, क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब भी फेयर वैल्यू है, एविडेंट नहीं है गिवन अप का, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप का लेंगे बराबर। अब ये फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप जो है 18 lakhs जो भी दिया है, ये हमें समझना है कि गिवन अप का फेयर वैल्यू है, और प्लस जो भी एडिशनली हम पे करेंगे, जो एडिशनली पे करेंगे वो एडिशनली कंसिडर करना ही पड़ेगा, एडिशनल कैश जो पे करेंगे उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल है ना यहाँ पे कि गिवन अप का मुझे फेयर वैल्यू पता ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे पकड़ूंगा कि 18 lakhs में ही 15 lakhs और ये फेयर वैल्यू रहेगा, 3 लाख कैश रहेगा। ऐसा ले नहीं सकता हूँ, यहाँ पे अजम्पशन गलत है। यहाँ पे सिंपल अजम्पशन क्या है कि टेकन अप का फेयर वैल्यू जो भी है वही अभी गिवन अप का फेयर वैल्यू है, यही जो है ना गिवन अप का फेयर वैल्यू होगा। ठीक है, इसके बाद और एडिशनली कुछ भी पे करा वो भी ऐड करना पड़ेगा, बराबर।
अभी देखो समझो, फॉर एग्जांपल हम कोई भी शॉप में जा रहे हैं, कौन सी शॉप में, गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं समझो, ठीक है। स्कूटी पता है ना सबको। एक्टिवा, एक्टिवा परचेस करने जा रहा हूँ मैं, Yes. ठीक है। अब एक्टिवा परचेस करने जा रहा हूँ, मुझे जो है ना ओल्ड एक्सचेंज कर रहा हूँ, जो ओल्ड एक्टिवा है मेरे पास, जो ओल्ड एक्टिवा है इसको एक्सचेंज कर रहा हूँ न्यू एक्टिवा के साथ। अब मुझे पता है न्यू एक्टिवा का फेयर वैल्यू मुझे पता है समझो 1 लाख का है, और इसमें मैं एडिशनली क्या कर रहा हूँ, कैश भी दे रहा हूँ 20,000, ठीक है। और यहाँ पे ओल्ड एक्टिवा का मुझे क्या पता है, फेयर वैल्यू पता है क्या, नहीं। इसका सिर्फ डब्ल्यूडीवी पता है, डब्ल्यूडीवी समझो 20,000 है। अब बताओ मुझे टोटली क्या लेना है, ऐसा लूंगा क्या यहाँ पे मैं, सर ये फेयर वैल्यू में से 80,000 क्या होगा, 80,000 ओल्ड वैल्यू का फेयर वैल्यू होगा, मतलब ओल्ड एक्टिवा का फेयर वैल्यू होगा, और 20,000 कैश पे कर रहे हैं, नहीं ना। मुझे ओल्ड ओल्ड जो एक्टिवा है उसका फेयर वैल्यू पता ही नहीं है। अब मुझे कंसिडर क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एक्टिवा प्लस एडिशनली दे रहा हूँ 20,000, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ मेरा, 1,20,000 हो गया ना, बराबर। तो इस केस में एंट्री क्या करूंगा मैं, डायरेक्टली न्यू एक्टिवा 120, मतलब 1,20,000 टू ओल्ड एक्टिवा, ओल्ड एक्टिवा का कितना था, 20,000 का था डब्ल्यू, टू कैश भी पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 20,000 का, जो भी डिफरेंस है टू प्रॉफिट एंड लॉस 80,000। समझा क्या बोल रहा हूँ। यस सर, समझ। Yes. सिंपल। अब चलो एक और ये लेते हैं, क्वेश्चन 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 based on our question. There is no commercial substance in the exchange of asset. Carrying amount of given up asset is रुपीज 10 लाख। बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने क्या देखा था कि कैरिंग अमाउंट ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है दोनों पहले दो केस में। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट एडिशनल क्या है कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम क्या करेंगे, सिंपली जो कैरिंग अमाउंट है उसके बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे। किसका कैरिंग अमाउंट सर, गिवन अप का जो भी कैरिंग अमाउंट है, जो भी गिवन अप का कैरिंग अमाउंट है उसके बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे। तो फिर यहाँ पे सिंपली अकाउंटिंग क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, कितना है इसका, 10 लाख टू लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कुछ नहीं, बस सिंपल हम क्या करेंगे, डब्ल्यूडीवी जो भी डब्ल्यूडीवी है उसके बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे। इज दैट क्लियर, कुछ डाउट है इसमें। क्यों, क्योंकि इसका जो कैश फ्लो हम एक्सचेंज करेंगे वो सेम रहेगा। समझो एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग है सेम वेसिनिटी में, समझो पुणे में, पुणे में एक स्पेसिफिक लोकेशन है मांजरी। अब मांजरी के केस में यहाँ पे मैंने वो दोनों पास में है, और एक फ्लैट के बदले में दूसरा फ्लैट एक्सचेंज कर रहा हूँ। अब ये 20 लाख का है, ये भी 20 लाख का है, सेम है ना, यहाँ पे सेम कैश फ्लो है। यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, जब कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर इस केस में क्या करेंगे, जो भी गिवन अप के जो डब्ल्यूडीवी है उसके बेसिस में अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, इज देयर एनी डाउट। चलो डिफर्ड क्रेडिट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। ये वाला हो गया था ना अपना, डिफर्ड क्रेडिट का क्वेश्चन। और क्वेश्चन बैंक का जो पीडीएफ है वो भी मैंने ग्रुप में और टेलीग्राम लिंक में जो भेज दिया है, चेकआउट करना उसको, प्रिंट आउट ले लेना। डिफर्ड क्रेडिट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में रीड किया था ना। ऑन 1 अप्रैल 2001 एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑफर्ड फॉर सेल ऑफ 10 मिलियन। कितना, 10 मिलियन का सेल करना है उसको, 10 मिलियन, विद द पेमेंट टर्म्स बीइंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। कितना, 333333 ओवर अ 2 ईयर पीरियड। पीरियड और डेफर्ड क्रेडिट कितना है, पीरियड ऑफ डेफर्ड क्रेडिट है 2 इयर्स का। एंड इसका मार्केट इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, कितना, 5.6।
5.36%। कूल। और इसका पेमेंट का स्ट्रक्चर भी दिया है। कब करेगा? पेमेंट्स आर मेड ऑन 1 अप्रैल, 31 मार्च एंड 31 मार्च ऑफ 2003। हम कब परचेस कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2001। और इसका फर्स्ट पेमेंट क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2001। तो फिर ये समझो कि फर्स्ट पेमेंट जो होगा, फर्स्ट पेमेंट होगा ऑन सेम डे, बराबर सेम डे में होगा फर्स्ट पेमेंट। तो फिर ये समझो कि डाउन पेमेंट है कितना? 333 का 333, 33, 33 एंड 333। ठीक है, अब सुनो क्या करना है सर। अब आप लोग मुझे निकल के बताओ कि इसका जो है ना पीवी निकलना है, क्या डिस्काउंट करना है, और डिस्काउंट करने के बाद इसका क्या वैल्यू आ रहा है इनिशियल रिकग्निशन के लिए, वो निकल के बताओ जल्दी, फास्ट फास्ट। फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू निकलना है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलते पता है ना? ईयर आएगा, एक मिनट, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनिशियल रिकग्निशन कैसा आएगा? ईयर, देन कम्स कैश फ्लो, देन डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी दिया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 5.36%। देन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। बताओ, निकाल के बताओ मुझे कि क्या आ रहा है। बहुत सिंपल है। निकाल रहे हो? यस नो, कुछ तो रिस्पॉन्स दो। हेलो? सर क्या क्या होगा यहाँ पे? 1, 2, 3। कैश फ्लो कितना है? 333। कितना है कैश फ्लो? 333, 333 और 333। ओके, सेम होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी सेम होगा। फोर क्यों दिया? राउंड ऑफ करना है, 10 मिलियन करना है ना हमें। बताओ डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? फर्स्ट ईयर में क्या आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर? 9.949 सॉरी, फिर से बोलना। अच्छा, फर्स्ट ईयर में 0.949 नहीं आएगा, क्यों? पॉइंट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया है, एक मिनट क्वेश्चन में चलते एक बार। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया है हमने परचेस कब किया? 1 अप्रैल 2001 को परचेस किया। और फर्स्ट पेमेंट कब है ना? 1 अप्रैल 2001। सेम डेट में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो सेम डेट में पेमेंट कर रहे हैं तो उसको डिस्काउंट क्यों करना? तो फिर फर्स्ट यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0.949। देन कम्स कौन सा है? और 0.908, बराबर, सॉरी 90901। इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा? कैलकुलेट करो। 33, 33, 33, 316, 333 एंड 3। 0.901, 300, 333 एंड 3। इसका टोटल बताओ जल्दी जल्दी, सेशन खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद न्यू सेशन करना पड़ेगा।
डबल थ्री डबल थ्री ट्रिपल थ्री 316 ट्रिपल थ्री। कितना आ रहा है? 95 95 लैक्स बराबर है। ये मेरा इनिशियल रिकग्निशन होगा इसके बेसिस में। ठीक है, एक नया सेशन क्रिएट कर देना, उसमें हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, एक 5 मिनट का ब्रेक लेके। Yes. हम्म। ये रहा क्वेश्चन, डेफर्ड क्रेडिट वाला। कितना था? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना वो सेम डे में हो रहा है, तो फिर उसके उसमें उसको डिस्काउंट नहीं करेंगे, बाकी के 2 को डिस्काउंट करेंगे। राइट, बाकी के 2 को जब डिस्काउंट करेंगे तो हमारा जो डिस्काउंटेड इनिशियल रिकग्निशन के लिए कितना 95 लाख आता है। अब इनिशियल रिकग्निशन कर दो, क्या होगा इनिशियल रिकग्निशन का जर्नल एंट्री बताओ। Investment property account debit. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, उसकी जगह में पीपीए आ जाएगा। Sorry, PP. पीपी टू क्रेडिटर्स, To राइट, creditors. टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्यों सर? क्योंकि इनिशियली हम 3333 का हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस जाएगा मेरे क्रेडिटर्स में, राइट। 95 लाख मेरा पीपीई है, 95 लाख माइनस कितना था? ट्रिपल थ्री डबल थ्री, ठीक है, 61666667, ये मेरा क्रेडिटर्स में जाएगा, राइट। समझा क्या क्या यहाँ पे? Yes. बीइंग बहुत सिंपल है। क्या किया था हमने? डेफर्ड क्रेडिट में एक मशीनरी परचेस किया था पीपी, उसको डिस्काउंट किया, यहाँ पे मेरा टोटल वैल्यू आ। इसमें क्या है, इसमें 2 चीज इंक्लूडेड है। एक ट्रिपल थ्री, इसका जो है ना ये कैश में पे कर देंगे आज ही, राइट। और बचा जो है ना वो क्रेडिटर्स में चला जाएगा, बचा कुचा जो भी है 61666667 का क्रेडिटर्स में जाएगा। यस। अब सब्सिक्वेंट रिकग्निशन करेंगे इसका। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कैसा होगा? इसके लिए हम पहले ही टेबल बना लेते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का टेबल बनाएंगे ताकि हमें क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट हमें रिकग्नाइज करना इजी हो जाएगा। ईयर, देन कम्स ओपनिंग बैलेंस, फिर आएगा इसके ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आएगा क्या? इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट हम पे करने वाला है, राइट, देन क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ईयर 1 में ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर्स का बताओ। क्रेडिटर्स का नहीं, टोटल कितना? 95 25 लैक्स lakh. था। इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चला गया ट्रिपल थ्री, और क्लोजिंग बैलेंस आया 61, क्या था ये? 61 66667, ठीक है। देन कम सेकेंड वाला 616667, हाँ। इंटरेस्ट एट द रेट कितना है? 5.36। बताओ कितना आता है इंटरेस्ट इसके ऊपर? 616667 इंटू 5.36, थ्री थ्री 3305. 533, ठीक है। एंड इंस्टॉलमेंट किसका कितना जाएगा? 3333 ऐड करो। ऐड कैसा होगा? यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैसा आएगा? ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, राइट। ABCD 61666667 माइनस मेरा इंस्टॉलमेंट चला गया, तो क्या आया? 31,638,667, राइट। थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गया 31,638,667। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, कितना आता है? 5.36%, 169,583। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहा है कि कुछ? माइनस 3333 एक एक, ठीक है, 333333 4,
और यहाँ पे 0। देख लो यहाँ पे जो भी आएगा डिफरेंस, कुछ 116 का अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस आ रहा है। कूल। अब बताओ अभी आगे क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट को अक्रू करेंगे, इंटरेस्ट को अक्रू करेंगे यानी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जर्नल क्या रहेगा इसका बताओ? ईयर 2 में सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे सेकेंड ईयर में? 330533, 330533। और बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, देन आगे क्या होगा? पेमेंट करेंगे हम, पेमेंट तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस, कितना हो रहा? 3333 और 3 सिंपल। बीइंग पेमेंट मेड, मेड टू क्रेडिटर्स, देन कम्स इंटरेस्ट को पीएनएल में चार्ज करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना यहाँ पे? 330533, 330533। सिंपल, इज दैट क्लियर? Yes. सिमिलरली हम थर्ड ईयर का भी करेंगे, बराबर। सिमिलरली थर्ड ईयर का भी हम अकाउंटिंग करेंगे। क्या इंटरेस्ट ले लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स को पे करेंगे और जो भी डिफरेंस आए, मतलब जो भी इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस को उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। सिंपल था। कोई भी डाउट है इसमें? क्वेश्चन में कोई डाउट है? No. ये जो टेबल है ये इसलिए बना रहे हैं हम क्योंकि हमें इजी पड़ जाए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज करने के लिए। नहीं तो हम डायरेक्टली हम जॉइन एंट्री भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दो केस है वो देख लेते हैं इनिशियल रिकग्निशन का। अब इनिशियल रिकग्निशन का क्या केस है सर? यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हम हायर परचेज पढ़े ना हम लोग इंटर में। हायर परचेज क्या होता है हायर परचेज में? हायर परचेज पढ़े थे, इंटर में था चैप्टर। तो उसमें क्या होता था, हम कोई भी चीज को परचेज कर देते आज के दिन और उसको पेमेंट जो है ना वो फ्यूचर में कर देते हैं, फ्यूचर में करते थे पेमेंट्स। और इन द एंड जो है ना मुझे क्या होता था, जो असेट है वो मेरे नाम में आ जाता। जब जब तक लास्ट पेमेंट नहीं करता तब तक मेरे नाम पे असेट नहीं रहेगा। इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट करूंगा तब जाके मेरे नाम पे असेट आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हायर परचेस के केस में दो चीज होते हैं, एक कैश प्राइस होता है सर, एंड अदर वन इज इंटरेस्ट विच वी पे। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी होगा, कॉस्ट भी होगा, बराबर। तो अब यहाँ पे पीपीई जो है वो कौन से बेसिस में रिकग्नाइज करेंगे हम? क्या टोटल प्राइस में रिकग्नाइज करेंगे, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, या फिर हमें करना पड़ेगा क्या, सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर देंगे यानी इसको पीएनएल में चार्ज ऑफ करेंगे और कैश प्राइस को सिर्फ और कैश सिर्फ कैश प्राइस को रिकग्नाइज करेंगे? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इजीली, मतलब स्टैंडर्ड क्लियरली मेंशन करता है यहाँ पे कि जो भी हायर परचेस में हम परचेस करेंगे उसको हम रिकग्नाइज करेंगे बेस्ड ऑन कैश प्राइस। किसके बेसिस में? कैश प्राइस के बेस में रिकग्नाइज करेंगे। जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एडिशनली जो पे कर रहे हैं उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल। क्या है सर? हायर परचेज इज समथिंग वी परचेज द एसेट और उसको पेमेंट करते हैं इन इंस्टॉलमेंट, एंड ऑन द डेट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम में मुझे जो है ना वो एसेट मेरे नाम पे आ जाता है, बराबर। अब यहाँ पे द केस इज दैट कि जो टोटल हम पे करूंगा ग्रॉस अमाउंट दैट इज इंक्लूडिंग कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये दोनों हमें रिकग्नाइज करना है एज अ कॉस्ट ऑफ पीपीए, और सिर्फ कैश प्राइस जो है ना वो इंक्लूड करना है हमारे कॉस्ट ऑफ पीपीए में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि कैश प्राइस जो भी हम पे कर रहे हैं
जो भी कैश प्राइस पे कर रहा है उसको हम एज अ कॉस्ट ऑफ पीपीई मानेंगे, और जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। सिंपल। ये देखो यहाँ पे, इफ द एसेट इज एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, ठीक है, हायर परचेज बेसिस में करेंगे, तो एसेट विल बी रिकग्नाइज्ड ऑन द कैश प्राइस बेसिस। किसके बेसिस में करेंगे? जो है ना कैश प्राइस के बेसिस में। अब जो भी एडिशनल कॉस्टिंग होगा, जो एडिशनल कॉस्ट, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे एज ए फाइनेंस कॉस्ट। सिंपल। कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट? देन फाइनेंस लीज तो पता ही है तुमको कि फाइनेंस लीज में जब भी हम असेट को क्या करेंगे, लीज आउट करेंगे। फाइनेंस लीज में हम लीज आउट करते तो फिर जो लेसर है वो क्या होगा, वो डी रिकग्नाइज करेगा असेट को, और जो भी लेसी है उसको वो रिकग्नाइज करेगा प्रॉपर्टी को। तो फिर यहाँ पे लेसी जो है ना, लेसी इज एन अज्यूम्ड ओनर। यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांजेक्शन, देखो फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे एक लेसर होता है, ये क्या करता है, लेसी को असेट दे देता है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये अज्यूम्ड ओनर माना जाएगा। क्या होगा, ये अज्यूम्ड ओनर। जब अज्यूम्ड ओनर होगा, ये रिकग्नाइज करेगा पीपी को, और ये डी रिकग्नाइज कर देगा पीपी को। अब यहाँ पे रिकग्निशन और डी रिकग्निशन कैसे होगा सर, यानी कौन से वैल्यू में होगा? अभी हमने कैसा डेफर्ड क्रेडिट में वैल्यू निकाला था, पीवी निकाल के, तो यहाँ पे भी इन डेज 116 में, दैट इज लीज, इसमें लीज अकाउंटिंग के लिए वहां पे स्पेसिफिकली वहां पे दिया है कि कैसे हम क्या कौन से बेसिस में हम रिकग्नाइज करेंगे। वहां पे भी पीवी के बेसिस में, यानी फ्यूचर कैश फ्लो के बेसिस में हम रिकग्नाइज करते हैं, वो 16 में 116 में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लेना कि यहाँ पे लेसी, लेसर जो है वो लीज आउट करेगा लेसी को, और लीजी जो है ना क्या होगा, अज्यूम्ड ओनर होगा, और लेसी जो है ना वो खुद उसके बुक्स में रिकग्नाइज करेगा पीपीई को। ठीक है, इज दैट क्लियर? असेट एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज में रिकग्नाइज किया, तो फिर फाइनेंस लीज में क्या होगा, लेसी ऑलवेज कंसिडर्स एन अज्यूम्ड ओनर। अज्यूम्ड ओनर क्यों? क्योंकि वो रिकग्नाइज ओनरशिप राइट्स और बाय का यूसेज राइट्स किसके पास जाएगा, लेसी के पास जाएगा। ठीक है, और वो रिकग्नाइज कर देगा एसेट को। सेम पीपी टू लेसी, लेसर और लीज लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा जर्नल एंट्री होगा। देन एक और चीज है, क्या सर, हमने ट्रायल रन का देखा था, याद है क्या? क्या था ट्रायल रन? सर इनिशियली हम क्या करते हैं, ट्रायल रन करते हैं। ट्रायल रन से मुझे यूनिट मिलते हैं, मतलब यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, और ये प्रोड्यूस्ड यूनिट्स जो है ना, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स को सेल कर दिया मैंने, सेल कर दिया, तो फिर जो भी नेट इनकम है, नेट इनकम इन द सेंस जो भी रेवेन्यू आएगा माइनस कॉस्ट, ये क्या करता था, मैं पीपी में ही कैपिटलाइज करता था, बराबर ना? ट्रायल रन में सैंपल यूनिट्स आते थे, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे करता था, उसको कैपिटलाइज करता। अब समझो यहाँ पे, हेलो, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। देन कम्स, समझो मैंने पीपी जो है ना क्या किया, ये इंसिडेंटल ऑपरेशंस। इंसिडेंटल यानी क्या, कोई भी दूसरा पर्पस के लिए यूज किया। किसके लिए यूज किया? दूसरा पर्पस के लिए यूज किया। जो मेन पर्पस है मेरा, उसको छोड़ के दूसरा पर्पस को यूज किया। जब दूसरा पर्पस को यूज किया यहाँ पे, तो फिर ये एडिशनल इनकम आ गया मुझे, इनकम आ गया। समझो मेरे पास लैंड था, और लैंड मैंने क्या किसके लिए यूज कर रहा था, मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा था, मतलब बिजनेस के लिए यूज करना था 16 के लिए, बट वो वेकेंट पड़ा है अभी, वेकेंट पड़ा है, उसको मैंने क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, पार्किंग में दे दिया। पार्किंग में दे दिया, और उसके ऊपर चार्ज कर रहा हूँ, पार्किंग जो व्हीकल है उसको पार्किंग में दे दिया, और उस पे व्हीकल पे पैसा चार्ज कर रहा हूँ, पैसा चार्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी पार्किंग का फीस अमाउंट मिल रहा है, पार्किंग का इनकम मिल रहा है, ये तो इंसिडेंटल हुआ ना। मेरा मेन पर्पस दूसरा कुछ है, लेकिन ये जो है ना अभी वेकेंट पड़ा है फॉर द टाइम बिंग, इसके लिए मैंने पार्किंग के लिए दे दिया, और पार्किंग में जो भी पैसा आएगा वो लूंगा, बराबर? तो फिर ये जो इनकम है ना, इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते हम, वी कांट कैपिटलाइज दिस, क्योंकि ये ट्रायल रन नहीं है। इसको क्या करेंगे, हम पीएनएल में चार्ज ऑफ कर देंगे। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझो वेकेंट लैंड है, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे वेकेंट लैंड है, वेकेंट लैंड है, ठीक है। अब ये जो है ना मेरे बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ,
जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो फिर कौन से इंडेस लगेगा? इंडेस 16। सिंपल। ये तो क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। अब मेरा बिजनेस पर्पस जो है ना, थोड़ा टाइम लगेगा बिजनेस पर्पस के लिए, जो भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जो है ना पार्किंग में चढ़ा दिया। यानी क्या, आजू बाजू जो बिजनेस सेंटर्स है उसके लिए ये जो वेकेंट लैंड है वो पार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 10 रुपए पर व्हीकल चार्ज कर रहा हूँ, बराबर। अब यहाँ पे ये 10 रुपए पर व्हीकल, ये तो मेरा इनकम हुआ ना, ये तो मेरा इंसिडेंटल इनकम हुआ, विच इज अदर देन मेन बिजनेस। इनकम इज फ्रॉम अदर देन मेन पर्पस ऑफ बिजनेस, बराबर। तो फिर ये इंसिडेंटल इनकम को मैं क्या करूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? क्लियर सर। क्लियर है। चलो यहाँ पे देखते हैं। जो भी टेम्पररी इनकम है फ्रॉम द इंसिडेंटल ऑपरेशन ऑफ पीपी, अल्टरनेट यूज देन मेन यूज, देखो यहाँ पे दिखा है, ट्रांसफर द इंसिडेंटल इनकम टू पीएनएल। सिंपल। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एन एंटिटी अर्न्स पार्किंग फीस फ्रॉम द अनयूज्ड फैक्ट्री लैंड फॉर सम टाइम टिल द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। तो फिर ये जो पार्किंग फीस है, दिस इज नथिंग बट द इंसिडेंटल इनकम, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसको इनकम फ्रॉम इंसिडेंटल एक्टिविटीज, और इसको मैं क्या करूंगा, पीएनएल में चार्ज करूंगा। इज दैट क्लियर? तुमको डिफरेंस समझा क्या? ट्रायल रन का वाला जो है ना वो कैपिटलाइज कर देंगे, ट्रायल रन वाला उसको कैपिटलाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम टेस्ट रन कर रहे हैं, ट्रायल रन कर रहे हैं, और उसमें से कोई सैंपल यूनिट्स निकल के आ रहा है, उसको बेच रहा है वो, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये डिफरेंट है, अलग है, अलग। लेकिन यहाँ पे जो इंसिडेंटल इनकम है, यहाँ पे दोनों भी जगह में इसको भी बेचूंगा, इसको भी सेल ऑफ कर दूंगा ट्रायल रन वाला यूनिट्स को, उसमें भी मुझे क्या होगा, इनकम आएगा। और यहाँ पे जो इंसिडेंटल ऑपरेशन है उसमें भी इनकम आएगा। बट डिफरेंस क्या है, वो ट्रायल रन वाला जो है ना उसको कैपिटलाइज करेंगे, ये जो इंसिडेंटल इनकम है जो वेकेंट लैंड के ऊपर पार्किंग फीस है और कोई भी दूसरा चीज है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, क्लियर? नो डाउट्स? क्वेश्चन बैंक में देखते हैं, इज देयर एनी क्वेश्चन? ये कर लिया था हमने, ये भी कर लिया था, ये नहीं किया। अच्छा, इसमें सब्सिक्वेंट रिकग्निशन है, ओके। तो सब्सिक्वेंट रिकग्निशन पहले एक बार देख लेते हैं क्या है। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या है, इंडियस 40 में बताया था मैंने। बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिक्वेंट रिकग्निशन? सब्सिक्वेंट रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। इनिशियल रिकग्निशन क्या था सर? नॉर्मली हम इनिशियली जो भी कॉस्ट इनकर करेंगे उसको हम क्या करेंगे, कौन से ऐसे कॉस्ट है जो हम कॉस्ट में, पीपीई के कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, ऐसे एंड कौन से कॉस्ट जो पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ये हमने इनिशियल रिकग्निशन में देखा था। बट यहाँ पे सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में ऐसे, मतलब वो होने के बाद, मतलब इनिशियली रिकग्नाइज करने के बाद, और भी आगे मैं क्या करूंगा, कॉस्ट इनकर करूंगा which is after the purchase of the property या purchase of the PP, जो subsequently मैं subsequently जो भी expenses incur करता हूँ, ये जो expenses को recognize करने को उसको बोलते हैं subsequent recognition। अब subsequent recognition में तीन डिफरेंट एक्सपेंसेस है, नॉर्मली तीन डिफरेंट एक्सपेंसेस है। अब डिफरेंस क्या है, सबसे पहला रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। क्या? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बताओ, ये कैपिटलाइज करते हैं क्या हम प्रॉपर्टी में? जो भी पीपी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, उसको कैपिटलाइज करते हैं क्या, बताओ? बताओ, रिपेयर एंड नो सर। मेंटेनेंस? नो। क्यों? दीज आर डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस, राइट। डे टू डे एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम पीएनएल में चार्ज ऑफ कर देंगे, बराबर। इसका जर्नल एंट्री भी देखा था, क्या था जर्नल एंट्री, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसका जर्नल एंट्री क्या था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश
और इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यही देखा था ना हमने। सिंपल। देन कम्स रिप्लेसमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स। रिप्लेसमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स मतलब क्या है, या एडिशन बोल दो कोई भी एसेट में। तो फिर यहाँ पे इंडिया 40 में हमने समझ देते हैं। एक मिनट, वो नोट्स भी खोल लेता हूँ मैं। तो उसमें क्या था, रिपेयर्स और सॉरी रिप्लेसमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स क्या था। दिस इज समथिंग विच ऐड वैल्यू, मतलब और ऐड वैल्यू ऐड करता है किसमें, अपने असेट में। बराबर। असेट के इसमें असेट के जो एडिशनल वैल्यू में, एग्जिस्टिंग वैल्यू में और एडिशनल वैल्यू ऐड करता है, विच इज नथिंग बट अ कैपिटल नेचर कॉस्ट। अच्छा, मेरा वीडियो अटक गया ना। हेलो। यस। अच्छा। जस्ट अ मिनट। इंडिया 40 में देखा था रिप्लेसमेंट। यहाँ पे देखो, दिख रहा है स्क्रीन। क्या था सर, और रिप्लेसमेंट क्या होगा, या तो डिफरेंट कंपोनेंट होगा। डिफरेंट कंपोनेंट इन द सेंस, हमने देखा था एग्जांपल जो था ना, एक अलग डिफरेंट बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो है ना लिफ्ट इज समथिंग डिफरेंट कंपोनेंट। अब वो उसका नया एडिशन, उसका जो है ना वैल्यू हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसका इतना वैल्यू हो सकता है, विच इज नथिंग बट अ डिफरेंट कंपोनेंट। ये डिफरेंट कंपोनेंट हो, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंटली अकाउंटिंग करेंगे, उसको डिफरेंट अकाउंटिंग करेंगे। एंड एक होगा इंटीग्रल कंपोनेंट। इंटीग्रल कंपोनेंट क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू है ना सर, इसका वैल्यू मुझे पता नहीं होगा। इसका वैल्यू पता नहीं होगा इन द सेंस, समझो मैंने इंटीरियर वॉल चेंज किया या फिर ऐसा कुछ है, तो फिर उसको बोलते हैं इंटीग्रल। अब इंटीग्रल में मुझे उसका वैल्यू पता नहीं होता है। जैसे डिफरेंट कंपोनेंट का वैल्यू पता होता है, वैसे इंटीग्रल कंपोनेंट में वैल्यू का पता नहीं होता है। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट में ही एडिशन और डिलीशन करते हैं। कैरिंग अमाउंट जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है, उसमें क्या करूंगा मैं, न्यू वाला को, न्यू कैरिंग अमाउंट को सॉरी न्यू एडिशन को ऐड कर दूंगा। एंड जो भी मेरा ओल्ड है, ओल्ड असेट का स्क्रैप वैल्यू जो है ना, स्क्रैप वैल्यू उसको लेस कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हुआ, इंटीग्रल कंपोनेंट। तो इसमें स्टेप देखे थे डिफरेंट कंपोनेंट के बेसिस में। डिफरेंट कंपोनेंट के केस में क्या था, हम रिकग्नाइज डी रिकग्नाइज करते ओल्ड असेट को। ओल्ड असेट को डी रिकग्नाइज कौन से वैल्यू में करेंगे, क्या करेंगे, फेयर वैल्यू में करेंगे या हम डब्ल्यूडीवी में करेंगे, बताओ जल्दी। कैरिंग अमाउंट, सॉरी ओल्ड कंपोनेंट को कौन से वैल्यू में डी रिकग्नाइज करेंगे। ओल्ड कंपोनेंट को कौन सा वैल्यू में डी रिकग्नाइज करेंगे, बुक्स में जो वैल्यू है उसी के बेसिस में करेंगे ना। बुक्स में कैरिंग अमाउंट है, तो कैरिंग अमाउंट के बेसिस में ही हम क्या करेंगे, डी रिकग्नाइज कर देंगे। तो उसका जर्नल एंट्री देखा था, क्या था, ओल्ड असेट कैरिंग अमाउंट, राइट। उसका कोई भी स्क्रैप रियलाइज हो गया तो बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे, और जो भी डिफरेंस है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। बराबर। देन कम्स रिकग्नाइज करेंगे न्यू कंपोनेंट को। न्यू कंपोनेंट को रिकग्नाइज कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट पे किया हमने। यस, ये था मेरा डिफरेंट कंपोनेंट के केस वाला। ये था मेरा डिफरेंट कंपोनेंट का केस। अब आएगा इंटीग्रल कंपोनेंट। इंटीग्रल कंपोनेंट में क्या करते हैं, हमें पता होता है क्या, इंटीग्रल कंपोनेंट में मुझे पता नहीं होता है कि इसका अमाउंट स्पेसिफिकली कितना होगा। तो फिर इस केसेस में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करेंगे शैल बी मेड इन दी ओवरऑल बैलेंसेस। ओवरऑल बैलेंसेस मैंने यानी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है, वही कैरिंग अमाउंट में क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर न्यू एसेट के इसमें एक्सपेंस ऑफ किया है वो ऐड कर दूंगा, और जो भी स्क्रैप रियलाइज हुआ है उसको लेस कर दूंगा। यस, क्लियर है। देन डेप्रिसिएशन किसके बेसिस में, जो भी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है उसके बेसिस में आएगा। और यहाँ पे जो डिफरेंट कंपोनेंट है तो उसके बेसिस में कैसा आएगा। तो समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख का जो है ना टोटल मेरा वैल्यू है, 1 लाख का। इसमें से 80,000 जो है ना ये बिल्डिंग का है समझो, और 20,000 जो है ना ये मेरा लिफ्ट का है।
ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ये इसके बेसिस में ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। मतलब अगर डिफरेंट कंपोनेंट ऐड होने के बाद भी ये चेंज नहीं होगा। क्यों? ये एक एज अ डिफरेंट कंपोनेंट हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे लिफ्ट में जो है, लिफ्ट में जो न्यू अमाउंट है, न्यू कैरिंग अमाउंट है, न्यू कैरिंग अमाउंट है, उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बराबर। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहाँ पे, जो इंटीग्रल कंपोनेंट है, इंटीग्रल कंपोनेंट में क्या करेंगे, जो ही एग्जिस्टिंग अमाउंट है, एग्जिस्टिंग जो कैरिंग अमाउंट है, उसी में एडिशन डिलीशन कर रहे हैं, तो ये जो अमाउंट आएगा एडिशन डिलीशन करने के बाद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? डाउट है आपको? बोलो बोलो। नो ये सर, हमने क्लियर। ये हमने कहाँ पे देखा था? हमने देखा था सर किस पे? इंडियस 40 में। सिंपल, बच्चों वाला कंसेप्ट। और एक और कंसेप्ट है। क्या? कौन सा कंसेप्ट है सर? इसमें एडिशन है पीपी में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल चार्जेस। इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इंस्पेक्शन और ओवरऑल पीपी, कोई कोई पीपी ऐसा होता है, समझो फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट, जो प्लेन उड़ता है, प्लेन उड़ता है राइट, जो भी प्लेन उड़ता है उसको क्या होता है, एवरी 3 to 5 years, मतलब 3 से 5 साल में हम क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्पेक्शन करना पड़ता है। मतलब जो भी पीपी है टोटल प्लेन को हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि कोई भी कुछ डैमेज है क्या। समझा? कोई भी कुछ डैमेज है क्या, या ऐसे कोई चीज है जिसको मुझे रिप्लेस करना है, या फिर उसको अलग करके न्यू ऐड करना है। तो फिर यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल में बेसिकली हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे दिया है इसका डिटेल में। बेसिकली जो भी एक्सपेंसेस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहेगा, वो स्पेसिफिक पीरियड के बाद उसको चेंज कर देंगे। एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अब प्लेन हुआ, देन क्रूज शिप हुआ, ये सारी चीजें ऐसा है कि हमें ईयर ऑन ईयर, या तो ईयर ऑन ईयर, या तो 2 साल या 3 साल में हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी उसका कंपोनेंट का वैल्यू है। अब यहाँ पे जो प्लेन है, समझो प्लेन का जो फैन आता है ना साइड पे, अब उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में मुझे पता नहीं है। अब वो पर्टिकुलर फैन है, वो समझो उसका लाइफ स्पैन है 3 साल का, जो उड़ने वाला रहता है ना। यहाँ पे देखो, मॉडर्न आर्ट है, संभल के। हम्म, ये एक ऊपर वाला हुआ, यहाँ पे भी एक फैन होता है ना, और यहाँ पे भी एक फैन होता है, और ये जो भी है, ड्राइंग के ऊपर ध्यान मत दो, इसके ऊपर ध्यान दो। इसको टेक्निकल टर्म बताने, अभी मैं फैन बोल रहा हूँ। ये जो है ना, इसका समझो लाइफ स्पैन जो है ना, लाइफ स्पैन इज फॉर 5 years। ठीक है। तो एवरी 5 years इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करूंगा सर? ये जो फैन का ओल्ड जो स्क्रैप भी रियलाइज होगा, उसको क्या करूंगा, डी रिकग्नाइज करूंगा। और जो भी न्यू फैन एक्सपेंडिचर है, जो भी न्यू एक्सपेंडिचर है, न्यू एक्सपेंडिचर है, ये न्यू एक्सपेंडिचर को उसको कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है। इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? देखो यहाँ पे, हाँ। तो इसमें नॉर्मली 2 स्टेप होगा। जो भी एक्सपेंसेस है ओवरऑल और इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस, इसको डिफरेंट कंपोनेंट मानेंगे हम। क्या मानेंगे? डिफरेंट कंपोनेंट इन द टोटल कॉस्ट, बिकॉज इट्स यूजफुल लाइफ मे बी डिफरेंट फ्रॉम द मेन असेट। यानी क्या, कि समझो मेरा प्लेन जो है, प्लेन प्लेन प्लेन, ये प्लेन जो है ना, ये प्लेन का टोटल ईयर्स है, लाइफ स्पेन है 20 years का। बट सिर्फ ये फैन का जो है ना, वो 5 years है। अलग अलग हुआ ना। जो भी मेरा टोटल 20 years है, मेन असेट जो भी मेन असेट का है वो 20 years है। बट ये स्पेसिफिक जो असेट है, ये स्पेसिफिक असेट का जो लाइफ स्पेन है वो अलग है, विच वॉज 5 years। बराबर। तो इसको अलग पे अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अलग इन द सेंस, समझो, समझो सर मेरा यहाँ पे प्लेन है 1 लाख का, इसमें से 20,000 मेरा फैन का होगा, एंड बचा 80,000 जो है वो मेरा टोटल प्लेन का होगा। तो इसका 20,000 जो है ना, 20,000 अलग से अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है। देन एंड डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज होगा, सेम बेस्ड ऑन जो भी इसका लाइफ स्पैन है। 5 years का लाइफ स्पैन था, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 5 years के लाइफ स्पैन के हिसाब से होगा। यानी अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ पे समझो, यहाँ पे 20 years था, ये 20 years था, ये नहीं, ये 5 years था ना, ये 5 years था, ये 20 years था। तो डेप्रिसिएशन ये 20,000 5 years की बेसिस में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी 80,000 का 20 years के हिसाब से चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? क्या होता है सर? फिर से एक बार, इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल चार्जिंग
तो ओवरहॉलिंग चार्जेस ये क्या है, ये एडिशनल कॉस्ट होता है। एडिशनल कॉस्ट इन द सेंस, समझो फॉर एग्जांपल क्रूज शिप्स हुआ, देन प्लेन हुआ, इसमें क्या होता है कि एक एक कंपोनेंट का एक एक लाइफ स्पैन होता है। जो भी कंपोनेंट्स है उसके प्लेन में, एक एक कंपोनेंट का अलग अलग जो है ना इसका लाइफ स्पैन होता है। तो फिर लाइफ स्पैन, जो भी लाइफ स्पैन है उसके बेसिस में हमें उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या इसको चेंज करना है। वो एक्सपेंसेस हम सबसे अलग मानेंगे, जो भी मेन एसेट है उससे अलग मानेंगे, और उसके बेसिस में जो लाइफ स्पैन है उस पर्टिकुलर एसेट का, ये जो फैन का था जैसा 5 years, तो उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? नो सर। हेलो? No, sir, no doubts. ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। 2 ही मिनट बचा है ना। जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अ शिपिंग कंपनी is required by law to bring all the ships into dry dock every 5 years. 5 साल में ड्राई डॉक में लाना पड़ेगा, और मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल के लिए। अब ओवरऑल एक्सपेंडिचर might at first sight seem to be repair to ships, but it's actually cost incurred in getting the ship back into the seaworthy condition. यानी क्या, हमको लगेगा कि ये क्या बोलते हैं इसको, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये जो है ना, जो एग्जिस्टिंग पहले जो फर्स्ट ईयर में जो कंडीशन था उसी कंडीशन में लाने हमें फिर से ओवरऑल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। उसके बाद हमें जो है ना सीवर्दी कंडीशन में आएगा। देन कम सच कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कि शिप का जो कॉस्ट था इस 20 million, 20 years का लाइफ स्पैन है, और जो भी ओवरऑल मेजर ओवरऑल एक्सपेंसेस है 5 million, और उसका 5 years का लाइफ स्पैन है। ठीक है, ओवरऑल का कॉस्ट इतना 5 है, ठीक है, उसका 5 years का लाइफ है, तो फिर डेप्रिसिएशन 1 होगा। ठीक है, टोटल मेरा ये प्लान, ये कितना था, शिप शिप वॉज 20, टोटल शिप वॉज 20, उसमें से 5 मेरा ये था, 5 ओवरऑल था, और 15 क्या होगा, मेरा शिप का वैल्यू होगा। यस, तो यहाँ पे देखो 15 का शिप होगा, और 20 years के बेसिस में उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो पूछ लेना।